हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी राइज में। और इस वीडियो में हम उत्तराखंड एमसीक्यू का क्लास 3 करने वाले हैं। हम सिलेबस वाइज पूरे उत्तराखंड को एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करेंगे, जिसमें उत्तराखंड राज्य आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है। ये पहले हमने उत्तराखंड ज्योग्राफी लिया, उत्तराखंड का भूगोल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। ये पार्ट फर्स्ट होगा, ठीक है, जिसमें ट्रांस हिमालय भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू यूट्यूब में आपको अवेलेबल नहीं होगी, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर लो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना हो सके। और जब सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो हम लोग पूरा सिलेबस वाइज इसको कवर करेंगे। सिलेबस को देखोगे आप तो सिलेबस में 20 मार्क्स का आपका हिंदी है, 40 नंबर का जनरल स्टडीज़ और मैथ्स रीजनिंग है, और 40 नंबर का आपका उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 40 नंबर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट आपको देने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तराखंड सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बाकी के सेक्शन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड के सिलेबस की बात करें तो उत्तराखंड के सिलेबस में उत्तराखंड का भौतिक परिचय में स्थिति एवं विस्तार, ये हमने स्टार्टिंग के जो 2 क्लासेस थे उसमें हमने कवर कर लिया है। अब पर्वत, चोटियाँ, हिमनद कवर कर रहे हैं। तो ये जो है, इस जो पर्वत और चोटियाँ है, इसका जो हम लोग अध्ययन करते हैं, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन में इसका अध्ययन करते हैं। तो ये इस सीरीज़ में हम लोग इनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, वन, जितना भी आपका सिलेबस दिया हुआ है ये सारा हम सिलेबस वाइज कवर करेंगे। तो बिल्कुल आप इस सीरीज़ में बने रहना, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और ये मान के चलो कि इस क्वेश्चन सीरीज से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले। कुछ हो सकता है, कुछ 100% की गारंटी तो नहीं ले सकता कोई, बट ये है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे इस सीरीज़ से। तो आप बने रहो, ठीक है। जितना भी सिलेबस हम कवर कर लेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। ये मैंने क्वेश्चन दिया था वीडियो के पिछले वाले सीरीज़ में, सेकेंड वाले क्लास में। तो उसमें मैंने 3 प्रश्न पूछे थे, लगभग तीनों का आंसर एक ही जैसा था। पहला वाला प्रश्न था कि उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल सीमा से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। तो जिले का नाम बताना जो नेपाल से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, तो वो था पिथौरागढ़। सेकंड क्वेश्चन था उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत चीन से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, तो उसका आंसर भी पिथौरागढ़ था। लेकिन थर्ड क्वेश्चन था कि उत्तराखंड राज्य का वह जिला जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो है तो है पिथौरागढ़, लेकिन वह किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ये बताना था। तो इसका जो आंसर था वो था नेपाल। यानी जो पिथौरागढ़ है, आप देखोगे ये अगर उत्तराखंड है तो ये वाले, ये पिथौरागढ़ हो गया, यहाँ से लगता है नेपाल और यहाँ से लगता है चीन। तो ये जो नेपाल वाली सीमा है ये वाली सबसे लंबी है, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। इसमें आंसर दिया था अनमोल शर्मा ने दिया था करेक्ट आंसर। इसके अलावा हरीश बिष्ट ने भी दिया था, लेकिन आपने पिथौरागढ़ को चीन के साथ दिखा दिया था। तो ये थर्ड वाले का आंसर आपका होगा पिथौरागढ़ के साथ नेपाल का, ठीक है। नेक्स्ट, ये आप देख लो इमेज, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार 10 सेकंड के लिए वीडियो को रोको और पहले ये मैप देख लो एक बार। ये मैप आपको रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। ये वाला तो बिल्कुल ही आप देख लो, सीमा से जितने प्रश्न होंगे इसी सॉल्व हो जाएंगे। ये वाला आपका हो गया उत्तराखंड का भौतिक विभाजन, ठीक है। तो इसको भी आप समझना, अभी आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे इसको। तो पहला प्रश्न है, भौतिक आधार पर उत्तराखंड को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। तो एक बार मैप देखो, यहाँ पे मैंने समझाया था बहुत अच्छे से। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, वीडियो क्लास भी इस पर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, और एमसीक्यू सीरीज भी ले रहा हूँ। तो वीडियो क्लासेस भी चलती रह रही हैं और साथ ही साथ एमसीक्यू भी हम लोग करते जा रहे हैं। तो वीडियो क्लास अगर आपने डीपली नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर के वो देख लो, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करते रहना, ठीक है। बाकी जिन्होंने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है तो उनको एमसीक्यू सीरीज फॉलो करना चाहिए, और जिन्होंने नहीं किया बेसिक स्टडी तो उनको वहाँ से जाकर के बेसिक समझ लेना चाहिए। देखो, उत्तराखंड का विभाजन जब हम करते हैं तो ये वाला क्षेत्र जो था मैंने समझाया था, जो बॉर्डर वाला एरिया पड़ता है, ये वाला जो क्षेत्र है वो पड़ता है ट्रांस हिमालय का, ठीक है। ये एक हो गया। उसके बाद उच्च हिमालयी क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये उच्च हिमालयी क्षेत्र हो जाता है। तो ये वाला हो गया उच्च हिमालयी क्षेत्र, 2 हो गए। उसके बाद जो ये वाला क्षेत्र है ये है मध्य हिमालयी क्षेत्र, ठीक है। तो मध्य हिमालयी वाला क्षेत्र हो गया आपका ये 3, ठीक है। इसके बाद जो क्षेत्र आता है, ये वाला जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, जो इसमें छोटे छोटे पर्वत दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र हो जाता है ये होता है आपका शिवालिक। और ध्यान रखना, जो शिवालिक है और जो मध्य हिमालय, इसके बीच में ये देखो प्लेन एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो प्लेन एरिया होते हैं इनको बोला जाता है दून या द्वार, ठीक है। तो ये वाला हो गया आपका 5वां। उसके बाद होता है जो शिवालिक है उसके जस्ट बाद ये वाले जो एरिया होते हैं शिवालिक के जस्ट बाद वाले, इनको बोला जाता है भाबर। क्या बोला जाता है? भाबर। तो ये हो गया 6ठा। इसके बाद जो होता है भाबर के बाद ये वाला जो एरिया है ये वाला होता है तराई क्षेत्र। कौन सा होता है? तराई। तो 7 हो गया। इसके बाद आपका जो गंगा नदी है, ये वाली जो नदी है, तो गंगा नदी जो है अपने साथ साथ गंगा के मैदान का निर्माण करती है, तो ये वाला हो जाता है 8। तो टोटल कितने भागों में हम बांट सकते हैं उत्तराखंड के को भौतिक आधार पे? तो टोटल 8 भागों में हम बांट सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है
भौतिक आधार पर वह क्षेत्र जो भारत तथा चीन दोनों के मध्य पड़ता है वह है। तो मैंने बताया था कि ये वाला जो क्षेत्र होगा भारत और चीन के बीच पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा वाला हो जाएगा आपका? ट्रांस हिमालय। ये कौन सा क्षेत्र है? ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह क्षेत्र जिसमें सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं। मैंने बताया था जो सबसे ऊंचा क्षेत्र होता है वो महान हिमालय वाला होता है, ठीक है। ट्रांस हिमालय उसके बाद हाइट होता है, कम होता है ट्रांस हिमालय का इससे, महान हिमालय से। तो सबसे ज़्यादा जब महान हिमालय का हाइट होता है तो पर ऊंची चोटियाँ कहाँ पे पाई जाएंगी? महान हिमालय में पाई जाएंगी। तो आपका हो जाएगा बृहद या महान हिमालय, ठीक है, उच्च हिमालय। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड के कौन से क्षेत्र में अधिक हिमानियाँ या ग्लेशियर या बर्फ़ की चोटियाँ पाई जाती हैं? देखो जो ये वाला क्षेत्र है महान हिमालय वाला, सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ यहीं पे है। तो सबसे ज़्यादा बर्फ़ भी कहाँ गिरेगी? जहाँ ऊंची चोटियाँ हैं। तो जो ऊंची चोटियाँ हैं वो किस क्षेत्र में पाई जाएंगी? आपकी बृहद या उच्च हिमालयी क्षेत्र में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड के किन क्षेत्रों में घास के मैदान जिन्हें बुग्याल या पयार कहा जाता है पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में उन्हें क्या बोला जाता है? जो घास के मैदान होते हैं उनको क्या बोला जाता है? बुग्याल या पयार बोला जाता है। तो ये किन क्षेत्रों में होते हैं? तो जो आपके मध्य हिमालयी क्षेत्र है यहाँ पर ये घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपका हो जाएगा लघु हिमालय क्षेत्र, मध्य को लघु हिमालय क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालय के कौन से क्षेत्र सबसे नवीन है जिनका निर्माण अभी भी हो रहा है? तो हिमालय ये तो पूरा हो गया आपका हिमालय, ठीक है। इसमें जो नवीन पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा नवीन है, अभी भी निर्माण हो रहा है इसका, तो वो है आपका शिवालिक। ये वाला देखो जो पर्वतें दिखाई दे रही हैं हल्की हल्की छोटी छोटी, तो ये इनका निर्माण अभी भी हो रहा है। तो ये सबसे नवीन है, ठीक है। तो नवीन में आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, शिवालिक क्षेत्र। नेक्स्ट है शिवालिक क्षेत्र के उत्तर तथा मध्य हिमालय के दक्षिण में स्थित घाटी को क्या कहा जाता है? तो ये ध्यान रखना कि ये वाला हो गया आपका शिवालिक, ठीक है, और ये वाला हो गया आपका मध्य हिमालय। तो इसके बीच में जो घाटियाँ हैं, ये जैसे मैंने बताया था कि ये घाटी है, तो इसको क्या बोला जाता है? दून या द्वार। जैसे देहरादून है ये वाला क्षेत्र, तो दून या द्वार बोला जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए बड़े बड़े पत्थर तथा अवसादों के नीचे काट देना निक्षेप से निर्मित क्षेत्र कहलाता है। तो जब यहाँ से नदियाँ आती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर के आती हैं, तो वो बड़े बड़े पत्थर यहाँ स्पीड कम हो जाती है तो वो बड़े बड़े पत्थर यहीं छोड़ देते हैं किनारे पे ही, तो उनसे जो क्षेत्र निर्मित होता है उनको बोला जाता है भाबर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसा क्षेत्र जो हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों वाली अवसादों से निर्मित होता है तथा क्षेत्र अत्यधिक नमी वाला होता है। तो जब नदी आती है तो बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे छोड़ देती है, उनको क्या बोला जाता है? भाबर। लेकिन छोटे छोटे जो कण होते हैं उनको और आगे तक ले जाती है, तो उनको क्या बोला जाता है? ये वाले क्षेत्र बहुत तर होते हैं, नमी वाले होते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है? तराई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए तराई। नेक्स्ट है बांगर तथा खादर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो मैंने बताया था जब पढ़ाया था आपको क्लास, अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले वो भी देख लेना। यहाँ से जब गंगा नदी आती है तो अपने साथ इसके साथ बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ भी जो इसको ज्वाइन करती हैं, तो इसके साथ जो प्लेन एरिया है, जो समतल एरिया, उसको क्या बोला जाता है? गंगा का मैदान, ठीक है। तो गंगा के मैदान में जहाँ पर बाढ़ होता है और जहाँ पर नहीं होता है तो उन दोनों क्षेत्रों को क्या बोला जाता है? बांगर और खादर बोला जाता है। तो बांगर और खादर किस क्षेत्र में पाए जाएंगे? ये आपके पाए जाएंगे गंगा के मैदान के क्षेत्र में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गंगा का मैदान। नेक्स्ट है ट्रांस हिमालय का अन्य नाम भी है, तो ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पार हिमालय। नेक्स्ट है ट्रांस हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो जो ट्रांस हिमालय है उसकी ऊंचाई है 2500 से 3500 मीटर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांस हिमालय की औसत चौड़ाई कितनी है? तो ये जो ट्रांस हिमालय है इतना ज़्यादा तो है नहीं इसकी चौड़ाई यहाँ पर, तो उसकी चौड़ाई कितनी है टोटल? आपके 20 से 30 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 20 से 30 किलोमीटर। नेक्स्ट है जैक्सर श्रेणी किस हिमालय में है? तो जैक्सर श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय में है। नेक्स्ट है ट्रांस हिमालय किस प्लेट का भाग है? तो ट्रांस हिमालय के लिए पूछा गया है कि किस प्लेट का भाग है। इसके लिए एक बार आप स्टोरी फिर से सुन लो कि एक इंडियन प्लेट थी और एक यूरेशियन प्लेट थी। इंडियन प्लेट धीरे धीरे आगे बढ़ी और यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो इस तरीके से ये इंडियन प्लेट आगे बढ़ी और यूरेशियन प्लेट से जब टकराई तो इंडियन प्लेट क्या थी? भारी थी, तो वो कहाँ चली गई? यूरेशियन प्लेट के नीचे चली गई, और जो यूरेशियन प्लेट था ये ऊपर हो गया। लेकिन जब ये यूरेशियन प्लेट आगे बढ़ रहा था तो इसमें क्या होने लगा? जो इंडियन प्लेट था उसमें फोल्ड पड़ने लगा। जैसे ये देखो, ये जब अवसाद ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसमें क्या होगा? फोल्ड होगा, और धीरे धीरे ये फोल्ड बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? हिमालय का निर्माण होगा, ठीक है। इस तरीके से आप देखो कि ये था इंडियन प्लेट, ये नीचे चला गया, और ये आपका यूरेशियन प्लेट ये ऊपर उठ रहा है। इसके साथ ही जो इंडियन प्लेट के ऊपर का अवसाद था वो ऊपर उठने लगा, वलन पड़ने लगा, उससे क्या होगा? हिमालय का निर्माण होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया ट्रांस हिमालय किस प्लेट का भाग है। ये ध्यान रखना आप कि जब ये वाला जो पार्ट है जो यूरेशियन प्लेट वाला,
तो यूरेशियन प्लेट के ऊपर का भी भाग कुछ छूटेगा, तो ये वाला आपका ट्रांस हिमालय वाला क्षेत्र बन जाता है। और बाकी जो इंडियन प्लेट है, बाकी सारे भाग इसी में आते हैं, इंडियन प्लेट में आते हैं, लेकिन जो ट्रांस हिमालय वाला भाग है वो यूरेशियन प्लेट का भाग है। तो ये ध्यान रखना आप कि ट्रांस हिमालय किसका भाग है, यूरेशियन प्लेट का, जबकि बाकी के जितने भी हिमालय हैं वो किसके भाग है, इंडियन प्लेट का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांस हिमालय किस प्लेट का भाग है, तो ये यूरेशियन प्लेट का भाग है और बाकी सारे इंडियन प्लेट के। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। तो जब ये दोनों प्लेटें टकराई थी ना इस तरीके से, तो ये वाला पार्ट इसके नीचे चला गया था और यहाँ से जब ये टकराया था सबसे पहले, तो इसका वाला वलन पड़ गया था पहले। तो सबसे पहले निर्माण किसका हुआ, ट्रांस हिमालय का, उसके बाद यहाँ पे वलन पड़ना स्टार्ट हुआ, तो फिर उसके बाद बाकी के हिमालय का निर्माण हुआ। तो जो सबसे प्राचीन हिमालय है वो हिमालय आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट ये प्रश्न आपको होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है ये वाला प्रश्न। इसका प्रश्न है, ट्रांस हिमालय के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का भाग है, तो ये आपको बताना है। दूसरा है, ट्रांस हिमालय का निर्माण तैतीस सागर के मलबों से हुआ है। तीसरा है, ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के पूर्व हुआ है। तो इन तीनों में से जो भी सही हो उसके अकॉर्डिंग आप कथन को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, और उसके बाद आप आंसर दोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ए है, बी है, सी है या डी है। तो आप जैसा भी आपको अध्ययन किया है, अगर आपने नहीं किया अध्ययन तो पहले एक बार वीडियो को जाके देखो वहाँ पे, ठीक है। और बाकी अगर आप जानते हो तो आपको कमेंट करके ऑप्शन इसका आंसर देना है, ठीक है। बाकी आप वीडियो के साथ बने रहो, चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दो बच्चों के साथ जो पढ़ने वाले हैं, और बाकी आप भी बने रहो और पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, अच्छे से तैयारी करते रहो, ठीक है। एग्ज़ाम वगैरह भी अब होने लगे हैं, तो ठीक है, आप पढ़ाई करते रहो और थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।